अस्सलाम वालेकुम। तो बालकों कल हम जो पढ़ रहे थे इसके बारे में, संविधान निर्माण के बारे में, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी थी। कल जो चीज़ें उसमें शुरू हुई है आपको उसको वो करना है, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। और सबसे पहले तो थोड़ा रिकैप आपको बताया था मैंने कि इसका जो संविधान सभा हमारा है वो उसका इलेक्शन जो हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है। और दिसंबर में पहली बैठक हुई थी, कल बताया था मैं आपको, आप लोग देख सकते हो उसको। और संविधान सभा को जो समाप्त किया गया था, खत्म किया गया था, वो 24 जनवरी 1950 में किया गया था, ठीक है। संविधान सभा में एक चीज और, ये जो सीट्स हैं, ये सीट्स वो 46 से लेके 15 अगस्त 47 तक 389 रहे। लेकिन जब 15 अगस्त को देश का 14 अगस्त को देश का बंटवारा हो गया और हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हो गया, तो उसके बाद जो है संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या रही वो संख्या 299 रही, ठीक है। ये जो संविधान सभा था हमारा, इसको पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। संविधान सभा का जो पहले वहां पर हो रहा जो सभा थी, जो काउंसिल थी, और उसको जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। फिर संविधान सभा वाला का बता चुका हूं मैं। और उसके बाद जो अभी हम लोग कहते हैं वो पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, ठीक है। और संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उसका इलेक्शन कराया गया 1946 में। तो कैबिनेट मिशन प्लान यानी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो है, इसको जरा आप याद रखिएगा, 1946 में आया था ये। तो इसी के अंतर्गत आपके संविधान सभा का इलेक्शन हो रहा है। अब यहां एक बात और समझना है कि हमारे देश में संविधान सभा की जो बात उठ रही है वो उठी कैसे। बेसिकली सबसे पहला शख्स जिसने संविधान सभा हमारे देश में होनी चाहिए और वो संविधान सभा हमारे लिए संविधान बनाए, मतलब हमारे देश का संविधान बनाने के लिए हमारे खुद लोग आए आगे और उनकी एक सभा होनी चाहिए, तो वो सभा जो होगी वो संविधान सभा कही जाएगी। सबसे पहला शख्स जिसने इसका एक प्रपोजल दिया, इस बात को लेके आया, उस आदमी का नाम जो है एम.एन. रॉय है। एम.एन. रॉय, इनका पूरा नाम है मनवेंद्र नाथ रॉय। मनवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय कहते हैं। ये इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी सुनते होंगे आप लोग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके ये संस्थापक हैं। 1925 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर एक बात जरा इनके बारे में सुन लीजिए, दो तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन हो जा सकता है। तीन बातें। एक बात ये कि ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा का जो एक आइडिया है, जो एक सोच है, वो किसने दिया? तो मनवेंद्र नाथ रॉय ने दिया। एक बात यह रखिए, एम.एन. रॉय ने। दूसरी कब दिया? 1934 में दिया। दूसरी बात, एम.एन. रॉय साहब जो थे ये हैं क्या चीज? तो एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता रहे और 1920 में जब कॉमिंटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसको हिंदी में आप कह सकते हो कम्युनिस्ट अंतरराष्ट्रीय, जो भी कहो आप, एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कहते हैं, उसको शॉर्ट में कहते हैं कॉमिंटर्न। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के ये संस्थापक सदस्यों में से एम.एन. रॉय साहब ही हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। तीसरी बात, ये वो आदमी है जिसने हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बुनियाद रखा। इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाने वाले शख्स 1925 में, उनका नाम है मनवेंद्र, ये जो है मनवेंद्र नाथ रॉय। मनवेंद्र नाथ रॉय साहब जो थे, इन्होंने ही 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। ये उसके संस्थापक हैं, ठीक है। अब अगली बात कि ये तो संविधान सभा का आपको कैसे बना, क्या रहा, और उसके अध्यक्ष को बनाए गए, बताया था आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर उसके जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप समिति कहते हैं, वो जो समितियां कई बनी थी, उनमें एक प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो बता चुका आपको मैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के होने की हैसियत से ही उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी भारतीय संविधान का जनक कहते हैं उनको। तो यहां तक तो बात क्लियर आपको।
इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को बना के तैयार किया, वो कितने दिन में किया तो सब जानते हो, 2 साल 11 महीना 18 दिन 17 दिन होता है, वो क्या ऑलमोस्ट 3 साल। तो ये चीजें एक हो गई, इतना क्लियर है बात, कल समझा चुका आपको मैं, और मैंने बस इसको मैंने रिकैप करा दिया। हाँ, यहां पर बस एक बात रखिएगा कि अगर ये सवाल आपसे पूछे कि संविधान सभा में जब इसकी पहली बैठक हुई 1946 में तो कितने सदस्य थे, तो 1946 में इसमें आपके 389 सदस्य थे, 389 389 सदस्य। कब? जब जो है पहली बैठक हो रही है इसकी। एक बात तो ये। दूसरी बात कि अगर ये पूछे कि आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद इसकी संख्या क्या रही, तो ये 1947 15 अगस्त के बाद ये संख्या रही 299, एक कम 300, क्योंकि और नंबर जो थे वो चले गए पाकिस्तान में। उन्होंने जो पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां की बनी, संविधान सभा जो बनी, वो उसके हिस्सा हो गए। तो ये क्लियर है। अब इसमें एक चीज और, हमने एक नाम लिखा है यहां पर BN राव। क्या लिखा है? BN राव। अब ये BN राव कौन साहब थे, ये भी जान लीजिए। BN राव साहब जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो संविधान सभा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है, यानी संवैधानिक सलाहकार। इनको क्या कह सकते हैं हिंदी में? संवैधानिक सलाहकार। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। सलाहकार तो जानती है आपको, सलाह देने के लिए सलाहकार, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी? क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें? हमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। जरा गौर से सुनेंगे अगर इसको, जो मैंने कल बताया और जो मैंने रिव्यू आपसे कराया, तो इंशाल्लाह एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब संविधान सभा ने जो ये संविधान बनाया, तो हमारे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स जो है, हमने कहां से क्या लिया, किन जगहों से किन चीजों को एडॉप्ट किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें देखिए, हमने पहला लिखा है भारतीय सरकार अधिनियम। क्या लिखा है? भारतीय सरकार अधिनियम। ये 1935 का है। आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, पढ़ेंगे तो लोग अभी जब उसको पढ़ेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में नेशनल मूवमेंट जो होता है, तो राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसको हम पढ़ेंगे भी। तो भारतीय ये सरकार अधिनियम 1935 में जो अंग्रेज लेके आए थे, उसमें से ये कई चीजें दी गई है, बहुत सारी चीजें दी गई है, जाहिर सी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो ये है कि एक तो हमारा देश संघ होगा, ये आइडिया, ये चीज 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आया था, तो उसको हमने लिया, हमने अपने देश को संघात्मक ही रखा। क्या रखा? संघात्मक। हम लोग पढ़ेंगे भी, हमारे इसमें फेडरलिज्म का एक चैप्टर भी है, उसको संघ कहते हैं, संघात्मक कहते हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो ये यहां से लिया भारत सरकार अधिनियम से। वहीं से आप जानते हो हर प्रदेश का एक गवर्नर होता है, जो केंद्र सरकार में कर सकता है। तो गवर्नर का भी जो चेयर है और गवर्नर का जो पद है, वो जो है ये भारत सरकार अधिनियम इसी के प्रावधानों से लिया गया है। अब अगली चीज की स्रोत में ब्रिटेन का बात, कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से कई सारी चीजें ली है, लेकिन हमने आपको यहां सेलेक्टिव चीजें दी ताकि आपको थोड़ा याद करना आसान रहे। एक बात कि संसदीय कार्य व्यवस्था होगा, यानी हमारे यहां जो कार्यपालिका बनेगी, देश को चलाने की जो सरकार बनेगी, वो संसद के बुनियाद पर बनेगी। तो अभी इसको हम पढ़ेंगे अलग चैप्टर में। तो संसदीय कार्य व्यवस्था, ये जो चीज दिया हमने वो ब्रिटेन से लिया, ये पहली बात। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट कि एकल नागरिकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। तो एकल नागरिकता से मतलब क्या है?
इसके दो मायने हैं। एक तो मायने ये है कि हिंदुस्तान का शहरी वो हिंदुस्तान का शहरी हो सकता है, वो साइमल्टेनियसली दूसरे जगह का शहरी नहीं हो सकता है। जैसे वो चाहे कि हम इंडिया के भी नागरिक रहें और दुबई के भी रहें, इंडिया के भी रहें, सऊदीया के भी रहें, इंडिया के भी रहें और जापान के भी रहें, इंडिया के भी रहें, चाइना के भी रहें, ठीक है, इंडिया का रहे, नेपाल का, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक जगह का रहेगा। दूसरी बात, हमारे देश में अलग अलग राज्यों के अपने खुद के नागरिकता नहीं होते, नागरिकता हमारे पूरे देश की होती है, ठीक है। तो एकल नागरिकता का जो विचार है, जो इसका प्रावधान है, जो व्यवस्था है, वो हमने ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन आप समझ, इंग्लैंड समझ रहे, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी उसी कहते हैं, तो वहां से लिया है। किसी चीज कैबिनेट, जो हमारे यहां मंत्रालय बनती है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर सुना होगा आपने, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में चुने हुए मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी तादाद छोटी होती, कम होती है, संख्या कम होती है, ये बहुत ही हाई पावर्ड, बहुत शक्तिशाली एक गिरोह होता है ये मंत्रालय में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे दोबारा से। ये लिया दीव सदन, दीव तो समझ गए आप लोग, दीव दो सदन, दो सदन, दो हाउस, आप जानते हो पार्लियामेंट जो हमारा उसके दो हाउस है, हमारे संसद का दो हाउस, दो सदन है। एक सदन को आप जो है राज्यसभा कहते हो, जिसको अपर हाउस भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा, और एक हाउस को आप लोकसभा कहते हो, जिसको निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो हाउस, ये दो सदन का व्यवस्था हमारे यहाँ, हमारे पार्लियामेंट में द्वीप सदन है। तो द्वीप सदन का संसद का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रावधान है, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। यहां तो बात समझ आ गई। तो ब्रिटेन से लिया हुई चीजें हैं, हम लोग यहाँ सिलेक्टिव इसलिए याद करने का जो देखना होगा, तो इतना रखिएगा ध्यान में कि संसदीय कार्य व्यवस्था, डेमोक्रेसी में आमतौर पर दो तरह की व्यवस्था होते हैं कार्यकारिणी की। एक तो संसदीय कार्य व्यवस्था कहते हैं जो हमारे यहाँ है, और एक राष्ट्रपति कार्य व्यवस्था होता है जो आपके यूएसए में देखा ना, ट्रम्प साहब को आपको नहीं है, तो ट्रम्प साहब जो है वो वहां के राष्ट्रपति है यूएस के, तो वहां पर राष्ट्रपतीय कार्य व्यवस्था है। तो राष्ट्रपतीय कार्य व्यवस्था में क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है, हमारे राष्ट्रपति चुनाव डायरेक्ट होता है, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का हालत क्या होता है, तो वहां वो यहाँ फर्क। हमारे यहाँ राष्ट्रपति बड़े हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, लेकिन शक्तियां उनके हाथ में नहीं, उनको जो भी काम करना होता है वो प्रधानमंत्री के और कैबिनेट की सलाह से करते हैं, ठीक है, ये फर्क है। तो एक होता है संसदीय कार्य व्यवस्था जो हमारे यहाँ है, इंग्लैंड में और दुनिया के कई कंट्री में है, और एक होता है राष्ट्रपतीय कार्य व्यवस्था जो हमारे यहाँ नहीं है, यूएस में है, अमेरिका में है। ये समझ आ रही बात, ठीक। आइए अब यूएसए पर। अब यूएस में हम लोग को जो देखना है वो ये देखना है कि किन चीजों को हमने वहां से लिया है। तो एक तो हमने मौलिक अधिकार लिया है। क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया है। अब मौलिक अधिकार जो वहां से लिया हमने, इसकी अहमियत क्या है? इसी को आप लोग या हम सब लोग फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। सुना हुआ आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स की बड़ी अहमियत है। अहमियत क्यों है ये भी जरा समझ लीजिए। किसी भी शहरी को, किसी भी नागरिक को, किसी भी इंसान को कहीं जिंदा रहने के लिए, ससम्मान जिंदा रहने के लिए, बाइज्जत अपनी जिंदगी जीने के लिए मौलिक अधिकारों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी होता है। जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपने धर्म को प्रोपेगेट करने का, अपने धर्म को प्रचार करने का, प्रसारित करने का अधिकार है। आप समझ रहे हो? कानून गलत तरीके से आपको ना फंसा सके, उससे बचने का अधिकार है। ये भी पढ़ना है हमको। जो फंडामेंटल राइट्स का जो राइट्स का चैप्टर उसमें पढ़ेंगे दोबारा से, लेकिन समझ लीजिए आप, और उसको हम उसको थोड़ा कागज पढ़ेंगे भी, ताकि आपके ध्यान में चीजें बिल्कुल क्लियर रहे कि तो मौलिक अधिकार में जीने का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, समानता का अधिकार है, सारी चीजें जो है। अब तो शिक्षा का अधिकार भी उसमें आ गया है और मौलिक अधिकार में। तो अब जिसे बराबरी का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। अगर ये न हो तो आप सोच सकते हो कि हमारे देश में हालत क्या होगी। जब बराबरी का अधिकार दिए जाने के बावजूद भी कुछ लोग
अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, दूसरों को अपने बराबर नहीं समझते। तो वो तो उनको आसपास बैठे हुए रहते हैं, तो भाई यहाँ से निकल, यहाँ कैसे बैठ गया, बस आप लोग क्या करो ना। अच्छा, जब ये होता तो उस इंसान के साथ आपको बदतमीजी कर रहे हो, उसके आत्मसम्मान से। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मान लो आप लोग हो, मेरे सामने बैठे हुए हो, हमारे सामने मेरे अगले टेबल पर, बिल्कुल सामने वाले चेयर, इस पर टेबल पर और जो बेंच लगे हुए हैं, इस पर कोई दलित बच्चा हमारा बैठा हुआ। हमने उस दलित बच्चे को बोलो तब पिए जाओ, उसने हमसे पूछा सर आप हमारे पीछे क्यों बैठ रहे हो, तो यहाँ बैठे हो, पहले आओ पिए जाओ, दलित को आगे नहीं बैठना। आप समझ रहे हो? तो ये उस हमारे दलित बच्चा जो हमारा स्टूडेंट है, उसके आत्मसम्मान को आघात पहुंचा रहा हूं, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगा तो एक इंसान अपने अंदर कहां इज्जत महसूस कर पाएगा। तो मौलिक अधिकारों की बड़ी अहमियत है, और खास तौर से ऐसे समाज में, ऐसे देश में जहां पर कि बहुलवाद हो, तरह तरह के लोग हों, अलग अलग जाति के लोग हों, अलग अलग धर्मों के मानने वाले हों, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर उनके अपने संस्कृति हो, अलग अलग जबानों की बोलने वाले लोग हों, अगर ऐसी जगह पर मौलिक अधिकार न हो और मौलिक अधिकार को सुरक्षित न किया जाए, तो फिर वहां पर कुछ लोगों को जो है बेइज्जत करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, और जो बेचारा कमजोर पड़ेगा वो बाइज्जत जिंदगी, एक ससम्मान जिंदगी जी नहीं पाएगा, वो नहीं जी पाएगा। इसलिए मौलिक अधिकार की बड़ी अहमियत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को ध्यान में रखा, और हमारे देश में, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को बड़ी मजबूती के साथ रखा गया। तो ये जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है, ये जो नोशन है, ये जो पूरा आइडिया है, जो हमने लिया है, वो अमेरिका से लिया है। क्लियर है? ये बिल्कुल जहन में डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता रहा हूं, बिल्कुल आप लोगों को जहन करना चाहिए। दूसरी बात, आजाद न्यायपालिका। आजाद न्यायपालिका इसका मतलब है कि जुडिशियरी अपने आप में इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, उसके इंडिपेंडेंस को, उसकी आजादी को कोई चैलेंज नहीं करता है। अगर जजेस को हटाना भी हुआ, कोई समय कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट कर दिया, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उस कंडीशन में हटाना भी हुआ, तो उससे आप इसी उठा के हटा दोगे। इम्पीचमेंट मोशन आना पड़ेगा, उसके खिलाफ महाभियोग करना पड़ेगा, तब हटा पाओगे आप। जजेस को इम्यूनिटी दी गई है, सुरक्षा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि हमारे पास, हमारे देश में न्यायिक जो है स्वतंत्रता दी गई है, न्यायिक आजादी दी गई है, न्यायपालिका को आजादी दी गई है। अब न्यायपालिका को आजादी मिलने के बाद भी अगर न्यायाधीश, जो माननीय न्यायाधीश हमारे होते हैं लोग, अगर ये गलतियां करें, फैसले सही ना दे पाए, या सही फैसले देने से ये बचें, लोग किसी तरफदारी कर दे, ये तो अब इनकी अपनी मर्जी है। अगर ये दबाव में ना आना चाहे, तो हिंदुस्तान में कोई भी इनको दबाव में नहीं डाल सकता है। अब ये खुद ही अगर चाहे बेचारे कि ये कैसा करना, तो उनकी अपनी मर्जी है, उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका को आजाद रखा गया है, और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिका से। इसमें एक और बात बड़ी खास जो आपके लिए अहम है, वो बताता चलूं, वो ये है कि हमारे देश में न्यायिक समीक्षा का भी जो है प्रावधान है, जो हमने यूएस से लिया है। अब ये न्यायिक समीक्षा क्या होता है? इसी को इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू जो होता है, ये क्या है? अगर सरकार या संसद कोई गलत कानून पास करती है, जो कानून देश के संविधान से टकराता हो, देश के संविधान की आत्मा से टकराता हो, तो उसके ऊपर हमारी न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है, उस कानून को रद्द कर सकती है। आप समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी ताकत है। जुडिशियल रिव्यू की ताकत की जो बात अगर चले या की जाए, न्यायिक समीक्षा की, हिंदी में न्यायिक समीक्षा कहेंगे, तो दुनिया में कोई कोर्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बराबर आ सकता है या बराबर है, तो यूएस का फेडरल कोर्ट है, अमेरिका का फेडरल कोर्ट जो वहां हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है,
वो हमारे बराबर आता है, वरना आउटपुट नहीं आ पाएगा। इतनी ताकत यहाँ की न्यायपालिका को दे रखा है हमारे संविधान के अनुरूप और संविधान के अनुसार। अब लोग अपनी शक्ति का सही प्रयोग ना करें तो ये उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और अब इसके लिए क्या कहा जा सकता है, क्योंकि अभी ऐसे तो नहीं है कि न्यायाधीश हजरात जो होते हैं ये अनपढ़ या जाहिल हो, अंगूठा छाप तो होते नहीं। न्यायाधीश हमारे जो है वो बहुत ही लर्नेड लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, समाज के सम्मानित लोग होते हैं। अगर ऐसे सम्मानित लोग, ऐसे पढ़े लिखे समझदार लोग भी अगर समाज में कुछ अच्छा न कर पाए, अच्छे फैसले न दे पाए, ठीक है, और जुल्म को जुल्म न कह पाए, तो फिर तो अब क्या कह सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अब इस पर रोना ही है कि इतने अच्छे लोग भी अगर अच्छा न कर पाए तो फिर देश में तो रोना ही पड़ेगा और क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी तो यही ख्वाहिश रहती है कि इंसान इंसाफ से काम करे, लोग इंसाफ से काम करें, और जिनको इंसाफ की गद्दी पर बैठाया गया है वो तो जरूर इंसाफ करें। उनको तो बैठा इसलिए गया है, वहां बैठ के अगर इंसाफ बैठा तो फिर क्या बचा। और इंसाफ जिस समाज से उठ जाए तो फिर वो समाज चलती नहीं। इंसाफ जिस देश से उठ जाए तो फिर वो देश नहीं चलता है। देश को चलाते रहने के लिए इंसाफ की बड़ी जरूरत है। और एक बात तो याद रखिएगा कि शांति 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 जो करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि शांति जो है किसी दुकान में बिक रहा होकर पीछे जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। शांति तब स्थापित होती है जब समाज में न्याय स्थापित हो। अगर न्याय ही नहीं स्थापित हुई तो शांति की आप उम्मीद नहीं कर सकते। शांति के मनोकामना बगैर न्याय के स्थापित किए हुए करना, ये समझ लीजिए शेख चिल्ली की जो है कहानी की तरह हो जाएगा, उसके सपने की तरह हो जाएगा, समझा है। तो ये चीज याद रखिएगा कि न्यायपालिका का, आजाद न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा का जो राइट है वो ये जो है ये पूरा प्रावधान है ये यूज से। आखिरी बात उपराष्ट्रपति। अब यहां एक बात समझने की उपराष्ट्रपति की बात से कि उपराष्ट्रपति का जो पद है और जो शक्ति उनकी है, इसका प्रावधान भी हमने यूएस से लिया है। हमने सिर्फ सिलेक्टिव चीजें रखी हैं, सिलेक्टिव, चुनिंदा, चुन के जो आप काम की हो सकती है। अब उपराष्ट्रपति जो यूएस में होता है तो उसका भी जो मेन काम है वो ये है कि सीनेट का वो चेयरमैन होता है। क्या होता है? एक्स ऑफिशियो, इंग्लिश में कहते हैं इसको, हिंदी में आप कहोगे पदेन। पदेन से मतलब पद की वजह से, यानी यूएस में जो इंसान भी उपराष्ट्रपति होगा वही वहां के सीनेट जो अपर हाउस वहां का है उसका चेयरमैन होगा, उसका सभापति होगा, ठीक है। इस चीज को हमने हमारे देश में, हमारे संविधान में शामिल किया और हमारे देश में ही चलता है। हमारे देश में भी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद के उच्च सदन, जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन। यानी हमारे देश के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। तो अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है बताओ? श्री वेंकैया नायडू साहब, वेंकैया नायडू, ठीक है। ये हमारे देश के इस वक्त जो है राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति हैं और देश के हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इस चीज का भी प्रावधान हमने अमेरिका से, जिसको यूएस से कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां से लिया है। अब अगली चीज आयरलैंड। आयरलैंड एक देश है, इंग्लैंड के बगल में होता है। आयरलैंड से अपने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए? आयरलैंड से। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसे बेसिकली क्या है कि संविधान में ये चीज बताया गया है एक सेगमेंट में, इसका जो पूरा पार्ट है कि सरकार इन चीजों को वक्त आने पर अगर ऐसा माहौल बने तो कर सकती है। इसी नीति निर्देशक सिद्धांत में एक जगह जो आमतौर पर आप सुनते होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 44 शायद है जिसमें ये बताया गया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से बैठ के, बड़े बड़े लोग आपको एंकर समझते हैं लोग, ठीक है, वो लोग पता क्या बोल बैठते हैं
कि संविधान में दिया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। गलत बात है बिल्कुल, इसको तुम लोग ध्यान से सुन लो। कॉमन सिविल कोड, कॉमन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज ही नहीं हुआ है। इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत में वर्ड यूज हुआ है यूनिफॉर्म, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड कॉमन। लेक्सिकली इफ यू सी these two words are apart। बहुत फर्क है दोनों में, सॉरी इन दोनों लफ्ज में शब्दों में बहुत फर्क है। यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे आप सुनते हो ना स्कूल का यूनिफॉर्म है, तो स्कूल का यूनिफॉर्म है तो एक ही तरह का सबका होगा ना। कॉमन तो हमने पैंट शर्ट पहन रखा है, आपने पैंट शर्ट पहन रखा है, उन्होंने पहन रखा है, किसी ने सिलवा के पहना है, कोई रेडीमेड पहना हुआ है, कोई बहुत बड़ा कंपनी का पहना हुआ है, कोई जो है इंपोर्टेड पहना हुआ है, तो सब तो कॉमन पहने हुए हैं पैंट शर्ट, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि एक जैसा नहीं है। तो यहां पर बात की गई जब यूनिफॉर्म कब होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब समाज में यूनिफॉर्मिटी हो। हमारे समाज में यूनिफॉर्मिटी कहां है? अमीर गरीब का मामला देख लीजिए, ठीक है, संस्कृति देख लीजिए, जबान देख लीजिए, कितना बड़ा फर्क है, शादी ब्याह के तरीके देख लीजिए, उठने बैठने के तरीके देख लीजिए, आसमान में गया मैं। तो खैर वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर ये पूछता है आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कहां से लिए गए हैं, ये प्रावधान कहां से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। क्लियर है? वेरी गुड। अब आगे बढ़िए, अब आइए कनाडा पर। कनाडा से हमने संघात्मक सरकार मजबूत केंद्र के साथ, हमने यहां पर बताया था आपको संघात्मकता का प्रोविजन हमने 35 के भारत सरकार अधिनियम से लिया है। यहां पर क्या है कि जो कनाडा में भी फेडरेशन है, तो संघात्मक सरकार है, तो वहां पर क्या है, केंद्र के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, संघ भी दो तरह का होता है। हमारे कंट्री के फेडरेशन को क्वासी फेडरेशन कहते हैं, मतलब आधा तिहाई फेडरेशन। ट्रू फेडरेशन तो यूएस के पास है, ठीक है। पावर डिमार्केट जिसका है उसका है, जिसका पावर उसमें इंटरफेयर नहीं होता। यहां तो स्टेट के पावर्स में सेंट्रल इंटरफेयर कर जाता है, कर सकता है, प्रोविजन है। और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल चाहे तो किसी स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, कोई मशीन में दिक्कत आती है, उठा के राज्य सरकार बढ़ा नहीं सकती है, आर्टिकल 356। तो ये जो है ये केंद्र। दूसरी बात, जिसे केंद्र और राज्य में शक्तियों को बंटवाना, जो बची कुछ शक्तियां हैं वो सारे शेड्यूल पावर्स को कहते हैं लोग, वो सब जो है केंद्र के पास है। तो हमारे देश में केंद्र को राज्यों के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो बहुत मजबूत रखा गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान को हमने जो लिया है वो कनाडा से लिया है कि संघात्मक सरकार मजबूत केंद्र के साथ, ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। ये क्लियर है बात? अगली बात ऑस्ट्रेलिया, इसमें समवर्ती सूची लिखा हुआ है। अब ये समवर्ती सूची क्या चीज है? बेसिकली जब हम लोग फेडरेशन की बात करते हैं तो जो लिस्टिंग होती है ना, वो सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट हर जगह तो नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ के ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है। ये होता क्या है, जैसे यूनियन लिस्ट है, केंद्र की सूची है, तो केंद्र की सूची के मामले में जो भी आइटम्स आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, उन पर कानून बनाने का अधिकार, उस शक्ति केंद्र को होगा। इसको पढ़ना हम लोग अभी है। और जो आइटम्स, जो चीजें राज्य सूचियों में है, उन पर बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होगा। और जो समवर्ती सूची होंगी उस पर केंद्र भी बना सकता है कानून और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के कानून में कोई टकराव दिखता है तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में केंद्र के कानून को राज्य कानून के ऊपर फौकियत हासिल हो जाएगी। मतलब केंद्र कानून माना जाएगा, राज्य कानून को वहां पर मंसूख कर दिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। अगर केंद्र की राज्य के कानून टकरा जाते हैं किसी मुद्दे पर, कानून बना, मतलब कंप्लेंट लिस्ट में कोई चीज है और उस पर कोई कानून बन रहा है, ठीक है। तो जैसा शिक्षा ही है, शिक्षा में कोई कानून है, कानून केंद्र का बना हुआ किसी पर्टिकुलर मैटर पर, उसी पर राज्य ने बनाया, राज्य का और केंद्र का टकरा गया, तो टकराने की स्थिति में जो कानून प्रिवेल करेगा, जो लॉ प्रिवेल करेगा, वो सेंटर करेगा, केंद्र करेगा, ठीक है। तो इसी को, ये है समवर्ती सूची। ये हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। क्लियर है बात?
अरे बताओ तो भाई, तो आगे बढ़ो फिर मैं। ठीक है, अगली बात फ्रांस की बात। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट लिया है, प्रावधान लिया है, नोशन लिया है, आइडिया लिया है, विचार लिया है। किसका? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब ये चीज हमने फ्रांस से लिया है। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ भी चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं कि वहां पर बजाते नारा था ये कि आजादी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वालिटी, समानता, बराबरी, सब बराबर हो, और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, एक दूसरे से सहयोग करके चलने का, एक दूसरे को भाई बंधु समझ के मानने का। तो ये हमने जो संविधान की चीजें ली हैं, ये आइडियाज जो लिए हैं, ये फ्रांस से लिए हैं। इतनी बातें क्लियर हुई आपको। एक चीज याद रखिएगा संविधान सभा के और संविधान के बनने के एतबार से, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े फिगर्स आप देखते हैं, जो आपको देखते हैं नेता वगैरह उस टाइम के, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उनमें गांधी जी एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप महात्मा गांधी भी कहते हो। ठीक है, ये महात्मा गांधी, गांधी जी कभी भी किसी भी असेंबली के, जैसे प्रोविंशियल असेंबली थे पहले, ठीक है, या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इनमें, या संविधान सभा बना, जब ये संविधान सभा बन के तैयार हुआ, संविधान सभा, इनमें किसी को सदस्य नहीं रहे। ये बड़ी खास बात है, इसको नोट करो, कायदे से अपने ध्यान में बैठा लो कि गांधी जी कभी भी हिंदुस्तान में जो भी राज्य स्तरीय, जिसको प्रादेशिक कहते थे, या केंद्र के तौर पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल असेंबलीज हो, किसी भी उसके कभी ये सदस्य नहीं रहे। जिसे अगर आज के तौर पर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि किसी राज्य से एमएलए नहीं रहे, एमएलसी नहीं रहे, एमपी नहीं रहे, वो किसी उसके जो है सदस्य नहीं रहे। लेकिन संविधान सभा पर एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शख्स जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके विचारों को का झलक आपको जो है संविधान के बनने में मिलेगा, और संविधान पर बहुत उनके विचारों का असर मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई शख्सियत दिखेगी आपको, तो वो है महात्मा गांधी, जो संविधान सभा के मेंबर तो नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन संविधान सभा पर बहुत गहरा असर इनके विचारों का था। तो यहां से सवाल क्या है? यहां सवाल ये है, अगर ये पूछ दिया आपसे कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, बस ये, अगर ये पूछ दे कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, और नाम दे दिया जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। ठीक है, अगर इतने नाम दे दिए, 4 नाम, और पूछ दिया कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो बेटा ये जहन में तुम लोग कायदे से बैठा लो कि गांधी जी जो है, जिनको आप महात्मा गांधी कहते हो, मोहनदास करमचंद गांधी, ये जो है संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे। ये बड़े कमाल की बात सुन लो, क्योंकि अक्सर ये यूपीएससी तक सवाल पूछता है, और विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जवाहरलाल नेहरू, आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो अक्सर लोग इस सवाल गलत करके आते हैं, अक्सर गलत करके आते हैं। मौलाना लोग ठीक कर देते हैं, मौलाना थे संविधान सभा के मेंबर सदस्य, ये नहीं थे। लेकिन कमाल ये है इस आदमी का कि न होते हुए सदस्य, संविधान सभा के ऊपर इसके विचारों का बड़ा असर रहा है। तो इतनी चीजें अगर आप अपने ध्यान रखोगे, जो हमने आपको रिकैप कराया, और ये तमाम चीजें, तो इंशाअल्लाह रहमान ये जो हमारे संविधान निर्माण का जो चैप्टर है, इसमें आप फंसोगे नहीं, अल्लाह चाहे। एक चीज और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो समझने का, वो ये कि ये जो पूरा संविधान जो बनकर तैयार हो रहा है, तो इसको जो एडॉप्ट किया रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं अंगीकृत करना, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट करना,
तो यहां पर याद रखना एक चीज आप लोग कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो इसको जो है एडॉप्ट कर लिया गया। इसको हिंदी में क्या हो गया, अंगीकृत कर लेना, मान लेना, उसको अंगीकृत कर लेना, लेकिन उसको नाफिज नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, उसको जो है नाफिज करते हैं, जिसके मुताबिक चलेगा नहीं है। वो कब किया गया, वो 26 जनवरी को किया गया। ठीक है, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को किया गया। और आप सब जानते हो इसीलिए जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि देश आपका 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। क्यों बना, क्योंकि 26 जनवरी को संविधान को लागू कर दिया गया, नाफिज कर दिया गया। जबकि संविधान बनकर तैयार हो रहा है 26 नवंबर को हो रहा, सब कुछ सामने कर तैयार हो रहा, अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट कर लिया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि हमारा देश गणतंत्र कब बना, तो आप लोग याद रखिएगा गणतंत्र हमारा देश जो बन रहा है वो 26 जनवरी 1950 को बन रहा है। ठीक है, और ये क्यों डिले किया गया, वो कल बता चुका मैं आपको। डिले इसलिए किया गया कि जो कांग्रेस ने 1930 में 26 जनवरी को सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे बनाया था, जिसको सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, तो उसको जो यादगार बनाने के लिए ये चीज किया गया था। यहाँ एक आखिरी बात मैं आपको समझा दूं, ये जब भी आप कभी देखते होंगे कि 15 अगस्त को भी हमारे यहाँ परेड होता है, देखा होगा आप लोगों ने, और 26 जनवरी को भी परेड होता है। तो 15 अगस्त का जो परेड होता है, उस परेड में जो सलामी लेता है इंसान देश की तरफ से, देश की जनता की तरफ से, हमारे आर्म फोर्सेस का, हमारे सेना का, तो वो सलामी लेने वाला शख्स होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। 15 अगस्त याद करने के बाद 15 अगस्त को देश की तरफ से, देश की जनता की तरफ से, हमारे सिपाहियों से, हमारे आर्म फोर्सेस से, सेना से जो सलामी लेता है वो प्रधानमंत्री लेता है। लेकिन यही सैल्यूटेशन 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति लेते हैं। कौन लेते हैं, राष्ट्रपति। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक चीज और इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा आपसे कि संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर, कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के बारे में दो बातें रखनी है आपको। एक बात यह रखनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे, और जब देश में संविधान लागू कर दिया गया तो उसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति भी वही बन रहे हैं। लेकिन ये कमाल की बात नहीं है, कमाल की बात इसके आगे की है कि हमारे देश में आज तक कोई एक इंसान जो 2 दफा राष्ट्रपति बना है, उस इंसान का नाम बाबू राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहते हैं, प्यार से उनको बाबू कहते थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो ये इतनी बातें आप अपने जहन में रखोगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपका जो है इस सेगमेंट में कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।